चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में 3 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां से कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? यहां पर बात की जा रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 176 ईयर हो चुके हैं इसे बने हुए, और अब इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है वर्षा अशोक अगलावे को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में जियोलॉजिकल सर्वे करना, ओके, नेचुरल रिसोर्सेस का पता लगाना, ये सारे काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। इसकी पहली बार कोई महिला डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है और ये बनी है वर्षा अशोक अगलावे। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, पहली महिला डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 176 ईयर हो चुके हैं इस संस्था को बने हुए, और अब एक महिला डायरेक्टर जनरल इस संस्था को मिली है। ये 54th डायरेक्टर जनरल बनी है इस संस्था की। अभी तक 53 डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे असित साहा। इनको रिप्लेस किया है किसने? वर्षा अशोक अगलावे ने। अगर हम पर्टिकुलर वर्षा अशोक अगलावे की बात करें, जियो साइंटिस्ट है, इंडिया की बहुत ही फेमस। 30 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है जियो साइंस के क्षेत्र में। 1992 में ये जीएसआई में जुड़ी थी। अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया और अब फाइनली पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ये काफी समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुकी है ईस्टर्न रीजन कोलकाता की, और अब फाइनली पूरी संस्था के डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश में मिनरल्स की खोज करना, है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या फिर कोई रिजर्व है तो उनका पता लगाना, नेचुरल रिसोर्सेस का अध्ययन करना, जियोलॉजिकल सर्वे करना इंडिया में, ये संस्था का मेन काम है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1851 में इसका गठन किया गया था। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और संस्था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत कार्य करती है। पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो यह बनी वर्षा अशोक अगलावे। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी को सौंपा गया निपुण क्या है? इंडियन नेवी को सौंपा गया निपुण एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ओके, आंसर ले लेते हैं। आंसर यहां पर हो जाएगा डाइविंग सपोर्ट वेसल। देखिए, पहले भी ऐसा एक वेसल इंडियन नेवी को दिया जा चुका है। बनाया किसने? पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हम निपुण की बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रिसेंटली ये इंडियन नेवी को सौंपा गया। ये जो निपुण है ना, ये निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल का दूसरा पोत है, मतलब दूसरा वेसल है। एक्चुअल में निस्तार क्लास का पहला जो वेसल था ना, ऐसा डाइविंग सपोर्ट वेसल, उसका नाम ही निस्तार था, और अब दूसरा ऐसा पोत मिला है इंडियन नेवी को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है निपुण का। तो विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, यहां से इसका निर्माण किया गया, और इस सपोर्ट वेसल के निर्माण में ऑलमोस्ट 80% तक जो भी कंटेंट यूज किया गया है, जो भी चीजें यूज की गई है, वो भारत में निर्मित है। मतलब 80% तक ये इंडिजिनियस कंटेंट से बना हुआ है, स्वदेशी निर्मित है। ओके, निपुण ये जो वर्ड है ना, आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, अलग सा लगेगा। एक्चुअल में संस्कृत भाषा के एक वर्ड को यहां पर लिया गया है, जिसका अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी में तो कुशल, सक्षम, है ना, अपने काम में निपुण, ये निकलता है इसका अर्थ, जो कि एक संस्कृत भाषा का वर्ड है निपुण। तो निपुण नाम रखा गया है दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल का, जो कि इंडियन नेवी को सौंपा गया। तो निपुण समझ में आ गया। डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या होता है? डीप सी डाइविंग में इसको यूज किया जाएगा, सबमरीन रेस्क्यू में यूज किया जाएगा, अंडर वाटर सल्वेज में यूज किया जा सकता है, सर्च और रेस्क्यू में इसका यूज किया जा सकता है, गहरे पानी में। 60 दिनों तक लगातार ये समुद्र में एक बार फ्यूलिंग में काम कर सकता है।
तो काफी सपोर्ट मिलेगा इंडियन नेवी को हमारे जो कोस्टल एरिया में जो रेस्क्यू के लिए है ना, सेफ्टी के लिए, हमारी सबमरीन रेस्क्यू करना या फिर सी डाइविंग के लिए, डीप सी डाइविंग के लिए इसका यूज किया जाने वाला है। और काफी सारी जो करंट टेक्नोलॉजी से उससे लेस किया गया है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निपुण। क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल, जो कि इंडियन नेवी को हाल ही में सौंपा गया। पहला निस्तार क्लास का जो पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल था, उसका नाम ही आईएनएस निस्तार था। ये 2025 में लास्ट ईयर जुलाई 2025 में इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, और अब दूसरा मिला है। ठीक है, तो निस्तार क्लास का एक भारतीय नौसेना का विशेष पोत है, सेकेंड वाला। डीप सी डाइविंग सबमरीन रेस्क्यू, अंडर वाटर रेस्क्यू में इसका यूज किया जाने वाला है। नाउरू देश का आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाइरो किया गया है। यह देश किस महाद्वीप या रीजन में स्थित है? तो इस देश का नाम पहली बार ही आप सभी ने सुना होगा, नायरू। क्या हुआ है कि अभी तक इस देश को नायरू के नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन अब इस देश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपने देश का नाम चेंज कर दिया। नया नाम क्या रखा? रिपब्लिक ऑफ नायरो। ये जो देश है ना, पर्टिकुलर हमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो पैसिफिक ओशन रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। और वो जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया और उसके ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो पैसिफिक ओशन है, उसे कहा जाता है ओशिनिया। अब ये ओशिनिया क्षेत्र भी क्योंकि अलग अलग रीजन में बटा हुआ है, तो ओशिनिया के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में देखने को मिलता है नोरू नाम का देश, जिसका नाम रिसेंटली वहां की गवर्नमेंट ने रिपब्लिक ऑफ नाउरो किया है। देखिए, अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन देख रहे हैं, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, यहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये जो हम दक्षिणी पैसिफिक ओशन का रीजन देख रहे हैं, है ना, यहां पर ये टोटल जो हमको एरिया देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाता है ओशनिया क्षेत्र। अब इसको भी अलग अलग क्योंकि पार्ट में बांटा गया है, फॉर एग्जांपल पॉलिनेशिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, मेलानेशिया के नाम से पुकारा जाता है, माइक्रोनेशिया के नाम से पुकारा जाता है। तो उत्तरी जो हिस्सा है ना, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा पिंक में, ये हिस्सा कहलाता है माइक्रोनेशिया। और यहां पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड नाउरू। ठीक है, तो इसे कहा जाता है माइक्रोनेशिया रीजन, जो कि ओशनिया क्षेत्र में है। ओशनिया, इसमें काफी अलग अलग रीजन आते और इनमें उत्तर में आएंगे हम तो माइक्रोनेशिया देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक आइलैंड नेशन है, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है नाउरू देश। ऑफिशियली इसने अपना नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ नाउरू किया है। एक्चुअल में देखिए नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए इसका जो स्वदेशी नाम है ना, वो नाउरू ही पुकारा जाता था, लेकिन जब ये गुलाम रहा होगा अलग अलग देशों का, तब इसे नोरू के नाम से पुकारा जाता था। तो इसने अपनी जो कॉलोनियल पहचान है उसे खत्म करने के लिए नौरू से बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू के रूप में अपने नाम को वापस चेंज किया है। अब आप बोलोगे सर ये सेम ही तो जा रहेगा, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो सेम ही हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बस ये जो नाम है ये कॉलोनियल वर्ड है, और ये जो नाउरो वर्ड ये हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, इनकी हिस्ट्री में ये वर्ड देखने को मिलता है, जो कि इनकी स्वदेशी पहचान है। तो इसीलिए अब इन्होंने अपने जो पुराने वर्ड है उसी को अपने देश के नाम के रूप में रेगुलेट करना शुरू किया है। मई 2026 में इन्होंने इनकी जो पार्लियामेंट है वहां पर एक प्रस्ताव पास कर दिया था, और अब फाइनली 31 जुलाई को इन्होंने अपने देश का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया। और इसकी जानकारी यूनाइटेड नेशन को भी ऑफिशियली इस देश ने दे दी है कि भाई अब जब हमारा नाम यूज करो तो रिपब्लिक ऑफ नाइरो के रूप में आप हमको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, देखिए वैसे तो काफी अलग अलग देशों का कंट्रोल रहा है अलग अलग टाइम पीरियड में, पर हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1914 से 1968 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ये तीन देश मिलकर, क्योंकि इन्हीं के पास पड़ता है यूके का तो पूरे वर्ल्ड में शासन था ही, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ये स्थित है पैसिफिक ओशन में, तो इन तीन देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस मैंडेट बनाई थी, और बाद में यूएन ट्रस्ट टेरिटरी के रूप में इसका प्रशासन संभाला था। तो ये आगे चलकर 1950 के बाद जब यूएन बन गया तो यूएन ट्रस्ट टेरिटरी के अंतर्गत आ गया। ये तीन देश कंट्रोल करते थे, हालांकि जो मेन शासन था ना इस देश पर वो ऑस्ट्रेलिया का ही था एंड तक।
और 1968 में फिर ये ऑस्ट्रेलिया से भी आजाद हो जाता है और खुद की फिर एक आइडेंटिटी बनती है इस देश की। ओके, 21 स्क्वायर किलोमीटर का ही क्षेत्र है, 12,000 ही लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, 1968 में यह आजाद हुआ था। डेविड एडंग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, जो कि पूछे जाएंगे, इसकी संभावना कम है। पर देश याद रखना, लोकेशन याद रखना, ये क्योंकि सुर्खियों में है तो आ सकता है। ओके, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब आश्चर्यचकित करने वाले हैं इस देश के, तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखिए तो तीसरी स्मॉलेस्ट सॉवरेन कंट्री एरिया वाइज, एरिया के आधार पर वर्ल्ड का तीसरा छोटा देश है, क्योंकि सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, सेकंड है मोनाको और तीसरा है नाउरू। नाउरू भाषा को यूनेस्को ने सेवरली इंडेंजर्ड, मतलब लगभग संकटग्रस्त, जिसको हम बोल सकते हैं संकटग्रस्त की कैटेगरी में इन्होंने शामिल किया है। पर्टिकुलर यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं ना, वो नॉरियन लैंग्वेज के रूप में पुकारी जाती है, तो इसे यूनाइटेड नेशन ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। फॉस्फेट रॉक के लिए जाना जाता है, पैसिफिक ओशन में ये फॉस्फेट रॉक के लिए ही फेमस है, और इसी के कारण, इसी के माइनिंग के कारण 80% से ज्यादा जो हिस्सा है ना, वहां पे खेती नहीं की जाती है, वो पूरा खत्म हो चुका है और फॉस्फेट की माइनिंग ही की जाती है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी इंडियन इकोनॉमी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बायलैंग्वेज है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी इंडियन इकोनॉमी की, आपको हर टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। क्योंकि काफी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के भले ही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्कोर बनता है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन से बनता है। तो ज्वाइन कीजिए इंडियन इकोनॉमी को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किए गए हैं। तो यहां पर बात की जा रही है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल की। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए संदीप थरेजा। कौन अपॉइंट किए गए? संदीप थरेजा। ये एयर मार्शल है संदीप थरेजा, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में ये पूरा पद है, अगर आप इसको एक साथ देखोगे ना, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, या फिर और शॉर्ट करना है तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल। ओके, 31 अगस्त को ये अपना पद संभालेंगे इस महीने के एंड में, और ये रिप्लेस करेंगे सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को। अब यहां पर आरती सरीन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 2024 में इस संस्था की डायरेक्टर जनरल बनी थी। ये जो आरती सरीन है ना, ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला थी 2024 में। अब इनको रिप्लेस कर रहे हैं कौन? एयर मार्शल संदीप थरेजा। तो इजी हो जाता है, याद रखना इसको। आरती सरीन ये 46th नंबर की डायरेक्टर जनरल थी, तो एयर मार्शल संदीप थरेजा ये 47th डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज होता क्या है? देखिए, हमारी आर्म्ड फोर्स में कौन कौन शामिल है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनके कर्मियों को जो मेडिकल सर्विसेज है ना, वो प्रोवाइड करने वाली जो संस्था है, वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। आजादी के बाद 1948 में इसको बनाया गया था। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे इसका हेड क्वार्टर माना जाता है, हेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है, और इसके होते हैं डायरेक्टर जनरल, जो कि हाईएस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सभी मेडिकल सर्विसेज के। एक पुरानी मूवी है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है, एक मेजर साहब करके, अगर आपने कभी मूवी देखी हो, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन रहते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा वो इलाज कराने बार बार अजय देवगन को कहाँ भेजते हैं? तो वो भेजते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज में। ओके, तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी मेडिकल सर्विसेज है ना, उनका जो हेड होता है ना, वो हाईएस्ट मेडिकल ऑफिसर है, वही डायरेक्टर जनरल कहलाता है, और वही इनका समन्वय करता, नियंत्रण करता है और सारी जिम्मेदारियों को संभालता है। भारतीय अंगदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस की बात करें, हर साल ये जो डे है 3 अगस्त को मनाया जाता है।
ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, ध्यान रखना। अब 3 अगस्त की डेट को इसलिए चुना गया है क्योंकि 3 अगस्त 1994 में इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसी के सम्मान में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, एक संस्था है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आयोजित किया जाता है हर साल ऑर्गन डोनेशन डे इंडिया में। ये इंडिया का है। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2026 में इस साल इसका 16वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। वैसे पहले जब ये शुरू किया गया था ना, तब ये 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2023 में डेट को चेंज करके 3 अगस्त किया गया। और कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि 3 अगस्त 1994 को पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली एम्स में, तो इसके सम्मान में, इसी दिन की याद में मनाया जाता है पर्टिकुलर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे इंडिया में एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी जो व्यवस्था है उसका समन्वयन करती है, उसको संभालती है, नियंत्रित करती है। 2014 में संस्था बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये संस्था कार्य करती है और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। चर्चा में रहा पारंपरिक आदिवासी धिमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहां पर बात की जा रही है एक आदिवासी लोक नृत्य की जिसका नाम है धिमसा लोक नृत्य। ये ट्रेडिशनल ट्राइबल एक लोक नृत्य, एक फोक डांस है जो कि हमें आंध्र प्रदेश में स्पेशली देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब्स है ना अलग अलग, वो धिमसा डांस करती है। अभी सुर्खियों में क्यों है? 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। कौन सा था ये था अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी हमने बात भी की थी, है ना। तो 1 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया और इसके इनॉग्रेशन पर 13,000 से अधिक जो ट्राइबल वीमेन थी ना और जो गर्ल्स स्टूडेंट थी, उन्होंने एक साथ मिलकर धिमसा डांस किया था इसके इनॉग्रेशन पर। और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लार्जेस्ट धिमसा डांस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 13,000 से ज्यादा ट्राइबल विमेन और जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट है, उन्होंने मिलकर ये डांस किया। एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो जाता है और यहां से धिमसा डांस भी सुर्खियों में है। पहले तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही याद रखें कि अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और यहीं पर जो डांस किया गया आंध्र प्रदेश की जो लोकल कम्युनिटीज है, एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में एक वैली है अराक्कू वैली। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अराक्कू वैली भारत में कहां है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अराक्कू वैली और अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, इन क्षेत्रों में वहां पर बगाता, वाल्मीकि, कोंडाडोरा, गडाबा, ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है जो कि देखने को मिलती है और ये धिमसा डांस करती है। इनका एक ट्रेडिशनल फोक डांस है धिमसा। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है ना, वो एक ग्रुप बनाकर, मतलब एक राउंड सर्कल बनाकर आपस में मिलकर एक दूसरे के कंधे या कमर पर हाथ रखकर डांस करती है। और जो पुरुष होते हैं ना, नॉर्मली यहां पर उनको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, ये पुरुष जो होते हैं वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और महिलाएं मिलकर डांस करती है। तो स्पेशली डांस महिलाओं का है, लेकिन आमतौर पर जो पुरुष हैं वो ढोल बजा लेते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और मिलकर ये डांस किया जाता है। स्पेशली जब आंध्र प्रदेश के जो लोकल एरियाज है ना, वहां पर फसल कटाई या कोई त्योहार आता है, वहां पर कोई शादी होती है, कोई कल्चरल इवेंट है, तो वहां पर मिलकर ये डांस किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश की लोकल कम्युनिटी करती है धिमसा डांस। 15 से 20 महिलाएं समूह में एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाकर डांस करती है। यूनियन कैबिनेट ने पीएम किसान स्कीम को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है? पीएम किसान स्कीम, ये जो स्कीम है ना 2019 में शुरू की गई थी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पीएम किसान स्कीम, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके डायरेक्ट जो डीबीटी अकाउंट होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट होते हैं, उनमें भेजा जाता है, जनधन खाते वैसा। हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किश्तों में, 2-2 हजार की ये 3 किश्तें होती है साल में। तो अभी क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 5 सालों के लिए बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। और इसका जो बजट मंजूर किया गया है आगे आने वाले 5 सालों में 3,15,000 करोड़ का ये फाइनेंशियल आउटले स्वीकृत किया गया है। 3,15,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 24 फरवरी 2019 को यह स्कीम शुरू हुई थी। जो एलिजिबल जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज है उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, ताकि अगर खेती में उनको कोई लॉस हो जाए या कोई इक्विपमेंट चाहिए या कुछ भी छोटी मोटी नीड है तो वो पूरी हो जाए, है ना। 6,000 में से ज्यादा कुछ मदद होती नहीं है, पर जितनी भी होती है वो तो गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि काफी सारे किसान हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है 6,000 रुपए की। ये याद रखिएगा कि 2-2 हजार की 3 यहां पर किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को यह सहायता दी जाती है। तो केंद्र सरकार की स्कीम है 6,000 रुपए आर्थिक सहायता पर ईयर किसानों को, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसे एक्सटेंड किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। किस देश ने रोम संविधि से हटने का फैसला किया है जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? तो रोम संविधि या इसे कहा जाता है रोम स्टेच्यूट या फिर रोम संविधि, मतलब एक प्रकार की ट्रीटी। इसको इन शॉर्ट हम समझें, सिंपल वे में समझें तो एक प्रकार की ट्रीटी, रोम संविधि। अब हुआ क्या है कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस ट्रीटी से अब बाहर हो जाएगा। और अगर ये इस ट्रीटी से बाहर हो जाता है, जो कि होगा क्योंकि अनाउंसमेंट कर चुका है, तो अब इसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो सदस्यता है वेनेजुएला की, वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, वेनेजुएला ने रोम स्टैट्यूट से विथड्रॉ करने की आधिकारिक सूचना यूनाइटेड नेशन को दे दी है। यूनाइटेड नेशन को इन्होंने बोल दिया है कि हम अब बाहर हो जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है तो रोम संधि के अकॉर्डिंग वो जो आर्टिकल 127 है इस संधि का, वो कहता है कि 1 साल के बाद वेनेजुएला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी नहीं रह जाएगा। एक्चुअल में रोम संधि या संविधि जो हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी ना, उसी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं रहेगा वेनेजुएला, लेकिन विड्रॉ के बाद भी जो पहले से केस चल रहे हैं वेनेजुएला के, किसी भी व्यक्ति के पहले से केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे। ओके, रोम स्टैट्यूट क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था। यह संधि 1998 में अडॉप्ट की गई थी और 1 जुलाई 2002 को लागू की गई थी, और इसी के आधार पर अस्तित्व में आया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इसलिए बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कि अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब किसी ने एक साथ सामूहिक रूप से किसी का नरसंहार कर दिया, कोई भी व्यक्ति विशेष, है ना, हो सकता है किसी देश का तानाशाह हो, हम ऐसा देखते हैं कि यार कोई एक व्यक्ति कैसे नरसंहार कर सकता है। दूसरे देशों में जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर जब हेड कोई बैठ जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो तो फिर जनता को भी मारने लगता है। बहुत केस देखे हम, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो नरसंहार सामूहिक रूप से करे, ऐसे किसी केस के कारण मतलब आरोप लग जाए और उसकी देश उसको सजा नहीं दे पा रही, उसकी कोर्ट उसको सजा नहीं दे रही, तो वो मामले जाते हैं फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो मामले देखता है और उस व्यक्ति को सजा देता है। तो 125 देश इस ट्रीटी के मेंबर हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं। आईसीसी दुनिया की पहली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये इंडिविजुअल्स के मुकदमे देखती है। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, लेकिन वो जो संस्था है ना, वो 2 देशों के डिस्प्यूट देखती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया या किसी और देशों का डिस्प्यूट हो गया, तो वैसे मामले देखती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी इंडिविजुअल पर जो मामला है ना, जैसा भी मैंने आपको बताया, तो उसमें सजा देने का काम करती है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सजा तो नहीं दे सकती ना, मामलों को सुलझा सकती है। अब क्या इंडिया को क्या सजा दे देगी या पाकिस्तान को क्या सजा दे देगी, पर वो मामले सुलझाती है 2 देशों के बीच में विवाद को। लेकिन ये किसी व्यक्ति को फांसी भी दे सकता है, ठीक है।
नीदरलैंड के द हेग में हेडक्वार्टर है इसका भी, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी संधि के माध्यम से। आईसीसी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के साथ कॉपरेशन के साथ काम करती है। 4 गंभीर अपराधों की सुनवाई करती है। जेनोसाइड, नरसंहार कर दिया किसी ने, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट ही कोई क्राइम हो गया। अब किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति का मर्डर वगैरह नहीं लेता है, पर मानवता के अगेंस्ट है, मतलब जैसे हिटलर ने किया हो, गैस चेंबर में डाल के जो ज्यूस थे उनको मरवा दिया, तो ये मानवता के खिलाफ है। नरसंहार भी है। वॉर क्राइम किसी ने कर दिया हो, युद्ध की शुरुआत हो गई हो किसी व्यक्ति के सनकपन के कारण, तो उसको दिया जा सकता है। आक्रमण का अपराध कर दिया हो, जबरदस्ती किसी देश पर अटैक कर दिया हो, जो बेचारा मतलब नहीं, छोटा देश है, पावरफुल नहीं है, उस पर अटैक कर दिया कब्जा करने के उद्देश्य से, तो ऐसे लोगों को फिर मुकदमा चलता है, उनको सजा दी जा सकती है। ओके, इंडिया रोम स्टैट्यूट का मेंबर नहीं है, इसलिए इंडिया इस कोड का भी मेंबर नहीं है। भारत का पहला सरकार द्वारा समर्थित प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट किस विभाग ने लॉन्च किया है? इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। वित्तीय सेवा विभाग ने इसे लॉन्च किया है, इस इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। इसने भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत भारत का पहला सॉवरेन बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखिए है क्या, भारतीय जहाजों को जो समुद्र में दुर्घटनाएं हो जाती है ना, उससे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट देगी गारंटी इंश्योरेंस कंपनीज को भी, और जो जहाज हैं भारतीय, जो कि ट्रेड वेसल हो सकते हैं, मर्चेंट वेसल हो सकते हैं, कोई और वेसल हो जाए, तो उनको सुरक्षा देगी अब इंडियन गवर्नमेंट। क्या होता है कि कोई जहाज मान लो कि समुद्र में जा रहा है, अब वो समुद्र में जा रहा है, तो या तो भाई वो खुद क्षतिग्रस्त हो जाए, डूब जाए, या किसी और वेसल से टकरा जाए, अब भाई नुकसान हो जाता है। अब क्या होता है, ऐसे जो जहाज है ना, उनका अगर इंश्योरेंस होता ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी गारंटी नहीं लेते कि हम इंश्योरेंस या तो करते ही नहीं है, या गारंटी नहीं लेते कि हम पूरा पैसा दे देंगे। तो गवर्नमेंट यहां पर गारंटर के रूप में काम कर रही है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कि तुम इंश्योरेंस दो, अगर तुम ज्यादा तुमको लॉस होता है तो फिर बाकी का हम भर देंगे। अब मर्चेंट जो वेसल है, जो ट्रेड वेसल है, उनको भी श्योरिटी मिलती है कि चलो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। तो ये सरकार समर्थित प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। सॉवरेन बैक्ड का मतलब होता है ऐसी योजना, बीमा या वित्तीय उत्पाद जिसे सरकार का गारंटी दी जाती। तो ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट दे रही है कि भाई हम करेंगे, जो भी भरपाई है आप तो ट्रेड करो इजीली। इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने तैयार किया। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होता है? यदि किसी शिप से समुद्र में कोई नुकसान हो जाए, मतलब देखिए थर्ड पार्टी का किसी का नुकसान हो गया, तो वो तो जो ट्रेड वेसल है उसकी गर्दन पकड़ेगी ना। मान लो कोई इंडियन ट्रेड वेसल है, वो गई, कोई ट्रेड वाला शिप है वो गया, अब हमारा था वो तो इंडिया का था, लेकिन सामने वो किसी और शिप में टकरा गया जो ब्रिटेन का है या फिर जापान का है, रशिया का है। अब भाई उसका नुकसान हो गया तो वो तो गला किसका पकड़ेगा? सामने शिप वाला। जैसे हम किसी में गाड़ी हमने ठोक दी तो सामने वाले गाड़ी वाला तो हमसे पैसा लेता है ना, बोलता है भाई ये नुकसान हो गया, हमारी मेरी गाड़ी का ये टूट गया, ठोका तो तुमने गाड़ी को, तो हमको देना पड़ता है। अब भाई उसका नुकसान हो गया तो ये ट्रेड वेसल कैसे बियर करेगा? खुद का भी नुकसान है उसका, ट्रेड वेसल का, वो खुद भी डूब गया, और उस कंपनी को जिसका भी ट्रेड वेसल था, सामने वाला जो वेसल डुबा दिया है क्योंकि उसमें जाके भिड़ा दिया था उन्होंने गाड़ी को या वेसल को, तो अब सामने वाले का भी तो नुकसान देना है। तो ये दोनों जो थर्ड पार्टी नुकसान है ना, वो भी हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो जो बर्डन है वो उस ट्रेड वेसल की कंपनी पे ना आए। और कार्गो को जो अगर नुकसान हो जाए, ऑयल तेल रिसाव हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, चोट हो जाए, तो इन कानूनी मुआवजे और जो लाइबिलिटीज का खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस उठाता है। प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस उठाता है। तो कंपनी जो हमारे इंश्योरेंस करेगी ना, उसको इंडियन गवर्नमेंट गारंटी दे रही कि हम पीछे खड़े, आप तो इंश्योरेंस करो। आया समझ? तो ये चीज है। 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का कवरेज लिमिट दी जाएगी। कवर क्या क्या किया जाएगा? क्रू की डेथ, कार्गो, ऑयल स्पिल हो जाता है,
मरीन पोल्यूशन और ऐसी चीजों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और पूरे 7 दिन 24 घंटे अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे क्लेम सपोर्ट उपलब्ध करवाया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीजें हैं। फॉरेन इंश्योरर जो इंश्योरर है या फिर इंटरनेशनल प्रॉफिट एंड लॉस क्लब से, उन पर इंडिया की निर्भरता कम हो, हम हमारे जो मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट है उसको मजबूत बना सके, शिपिंग सेक्टर को जियोपॉलिटिकल रिस्क जो होता है, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं, उससे इंडियन गवर्नमेंट सुरक्षा दे सके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये हो जाता है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ये योजना इसी साल गवर्नमेंट लेके आई थी मई 2026 में। भारत की एक मैरीटाइम इंश्योरेंस व्यवस्था है जिसमें कई भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर बड़े मैरीटाइम रिस्क का इंश्योरेंस देती है। इसमें भारत में जहाजों से जुड़े मरीन इंश्योरेंस को देश के अंदर उपलब्ध कराने के लिए इसे बनाया गया है और उद्देश्य वही है जो मैंने आपको गिना है। 2026 में इसी साल इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में पहली जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग आयोजित की गई? भारत और एक अफ्रीकी देश है युगांडा, युगांडा बोल रहा हूं, रवांडा, रवांडा ही है ना, एक बार देखना पड़ेगा, हाँ रवांडा, ठीक है। तो इंडिया और रवांडा, इनके बीच पहली बार जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज तक हमने रवांडा के साथ कोई भी ऐसी जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग का आयोजन नहीं किया है, लेकिन पहली बार हुआ है, तो हमको याद रखना पड़ेगा। एक अफ्रीकी देश है रवांडा। ये जो जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग है, इसका आयोजन हुआ था इंडिया और रवांडा के ऑफिशियल्स के बीच में नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? इंडिया और रवांडा के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और बिजनेस कॉरपोरेशन को मजबूत किया जा सके। इंडिया और रवांडा क्रिटिकल मिनरल्स पर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने के लिए, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। ऑब्वियसली बात है, हम रवांडा की ज्यादा मदद करेंगे क्योंकि ग्लोबल साउथ में हमको सपोर्ट चाहिए देशों का, है ना, आवाज बनने के लिए। यूनाइटेड नेशन में इन फ्यूचर अगर परमानेंट सीट चाहिए तो ऐसे देशों को साथ में लेना पड़ेगा। देश छोटा है लेकिन ये हमारी आवाज को बुलंद करने में हमारी सहायता करेगा। तो ये जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। रवांडा अफ्रीकी कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। किगाली इसकी कैपिटल है। पॉल कागामे इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। 1962 में यह आजाद हुआ था बेल्जियम से। लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जाना जाता है रवांडा को। ठीक है, तो यहां पर 3 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देख लेते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट डे में हमने? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार भारत की पहली लेपिडोप्टेरा की सूची के अनुसार तितलियों और पतंगों की कितनी प्रजातियां इंडिया में हैं? 13,703। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किन 2 ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किए गए? अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फाइनारा टेक्नोलॉजीज। लद्दाख प्रशासन ने कितने विरासत स्थल को संरक्षित स्थल घोषित किया है? 23। बाजार विकृति प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया को 57th रैंक पर रखा गया। भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी नेपाल के किस स्थान पर गई है? तो विराटनगर। भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के कमांड हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह 2026 1 से लेकर 7 अगस्त तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता और कानून का शासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है जयपुर में। मिशन शक्ति के तहत विमेन सेफ्टी के लिए संबल सब स्कीम लॉन्च की गई है। मिशन शक्ति किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2022 में। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया है। यह एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1969। ये हो गए हमारे लास्ट सेशन के करंट अफेयर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का हमारा आंसर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? तो आर्टिकल 32। फिर अजंता केव्स मुख्य रूप से बुद्धिज्म जो रिलीजन है उससे संबंधित है और गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की। सभी के बिल्कुल सही आंसर थे आप सभी के।
ठीक है, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लो। बेसल नॉर्म्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेग्यून कौन सा है? और लिंगराज टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो ये 3 क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ लो, साइड हो जाता हूं। कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।